बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या है। सेल्फ इंडक्शन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इंडक्शन क्या है, फिर हम समझेंगे कि सेल्फ इंडक्शन कैसे और क्यों होती है और वो है क्या और उसका फार्मूला क्या है। ये सब चीजें इस वीडियो के अंदर हम इंतहाई आसान तरीके से ऐसे समझेंगे कि आपको वो चीजें हमेशा याद रहेंगी। कोई भी मसला एमसीक्यूज, कोई भी मसला पेपर्स में लिखने में आपको फिर उसके बाद नहीं होगा। सबसे पहले हम अगर थोड़ा बेसिक समझें कि अगर आपके पास ये एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने की वजह से उस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो जाती है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 18 में। जब भी किसी भी कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो उस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अपीयर या मैग्नेटिक फील्ड वहां पर आ जाती है। ये बात अंडरस्टूड है। अब ये तो समझ आ गई आपके पास कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कॉइल इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यहां तक दो चीजें आपकी हो गई क्लियर। अब तीसरी चीज आप ये समझें कि जब आपके पास ये करंट इस कॉइल में फ्लो हो रहा है और फ्लो होने की वजह से इसने मैग्नेटिक फील्ड बना ली। अब अगर ये करंट चेंज होगा, यानी कभी हम इस करंट को बढ़ाएंगे, कभी हम इस करंट को कम करेंगे, तो इस करंट को बढ़ाने से या कम करने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। यानी जब करंट आपका चेंज होगा इस कॉइल के अंदर तो इस कॉइल की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी। और आपने फेराडेज लॉ के अंदर पढ़ा है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रही हैं आ तो करंट की वजह से रही हैं, मगर ये मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आई, ये चेंज अपनी तरफ से एक नया करंट इंड्यूस करेगी जिसको हम बैक ईएमएफ कहेंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई इस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से अपने अंदर ही करंट को इंड्यूस कर दिया। इसी वजह से इसका नाम जो है वो सेल्फ इंडक्शन पड़ जाता है। अब इसको और ज्यादा आसान लफ्जों में आप समझे कि आपके पास कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था, ओरिजिनल करंट, प्राइमरी करंट। उस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी थी। जब ओरिजिनल करंट में चेंजेस आई तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंजेस आई। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आती हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस करती है। जो करंट को वो इंड्यूस करेगी वो करंट नया करंट होगा पहले वाले से, और वो करंट कहलाया जाएगा ईएमएफ या बैक ईएमएफ। और ये करंट उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस हुआ है, इसी वजह से हम इसको कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। अब इस चीज को आप यहां पर भी समझें। If the current in the coil, if the current in the same coil changes, either increasing either decreasing, the magnetic flux within the coil changes accordingly। फिर उस कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के नतीजे में एन ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाता है। अब इस ग्राफ के अंदर आप समझें, ये आपके पास एक करंट है जो इस कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है। फ्लो होने के साथ साथ ये कॉइल करंट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे इस करंट में चेंजेस आई, फ्लक्चुएशंस आई, तब्दीलियां आई, तो इस करंट में जो ओरिजिनल करंट था, चेंजेस आने की वजह से इसकी जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड्स थी उनमें भी चेंजेस आई। जैसे ही इनमें चेंजेस आई तो इन्होंने इनमें चेंजेस की वजह से एक नया करंट इंड्यूस करवाया, एक नई ईएमएफ इंड्यूस करवाई, जिस करंट का डायरेक्शन पहले वाले करंट से उलट होगा। यानी अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो जो करंट नया इंड्यूस हुआ है उसका करंट फिर उसके ऑपोजिट होगा। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें सेम ही कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है दूसरे किस्म का, इस प्रोसेस का नाम सेल्फ इंडक्शन है। इसी वजह से यहां पर हमारे पास डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच बाय चेंजिंग द करंट इन द कॉइल, करंट को कॉइल के अंदर चेंज करने की वजह से इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल इटसेल्फ, उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इस प्रोसेस का नाम सेल्फ इंडक्शन है। ये कॉइल है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट में चेंजेस आई तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अराउंड थी उसमें भी चेंजेस आई। उन मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से
एक नया करंट इंड्यूस हुआ, एक नया करंट बन गया, उस करंट का नाम हम कहेंगे कि वो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट होगा। अब यहाँ पर अगर आप उसकी सेल्फ इंडक्शन की या सेल्फ इंड्यूस करंट की या सेल्फ इंडक्शन की आप डेरिवेशन बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना करंट आप चेंज कर रहे थे ज्यादा, उतनी वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। ये बात अंडरस्टूड है। जितना करंट कम चेंज होगा उतनी वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगी। तो इसका मतलब द मोर द चेंज इन करंट द मोर विल बी द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप देखें तो जितने इस कॉइल के अंदर टर्न्स ज्यादा होते, उतनी उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी ज्यादा होती और करंट भी ज्यादा फ्लो होता। तो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतने वहां पर करंट भी ज्यादा फ्लो होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब यहां पर हमारे पास हो गई दो स्टेटमेंट्स। हमने अब क्या करना है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को करना है कंबाइन, ताकि हमें एक कॉमन इक्वेशन मिल पाए। जब हमने इस कंबाइन किया इन दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ पर एन है, हमने एन लिखी, यहाँ पर फाई है, हमने फाई लिखा, यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने सेम लिखा, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, तो हमने आई लिखा। अब ये हमने यहाँ पर लिखी इक्वेशन सेम। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं तो वहां पर हम एक इक्वल की साइन देते हैं और दूसरा हम मोस्टली कोई ना कोई कांस्टेंट देते हैं। यहाँ पर क्योंकि सेल्फ इंडक्शन है, इसी वजह से जो कांस्टेंट आएगा वो सेल्फ इंडक्शन का या सेल्फ इंड्यूस या सेल्फ इंडक्टेंस का कांस्टेंट आएगा। तो एन फाई इज इक्वल टू, बराबर की साइन आ गई क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाया, एल आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर आया, और आई जो है यहाँ पर सेम है। इस एल का जो नाम है वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, इस एल का नाम है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये एल या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल खुद किसके बराबर है, तो इसी वजह से आप यहां पर देखें कि एल इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई, क्योंकि ये जो आई था इस एल के साथ जब आपने बराबर की इस साइड किया तो वो हो गया डिवाइड का। तो आई इज एल इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई। ये आपके पास एक मेन इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, और ये आपके पास फार्मूला है ऑफ कांस्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल का। अब दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप समझें कि भाई यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। जब भी कहीं पर भी ईएमएफ इंड्यूस हो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से या करंट में चेंजेस की वजह से, तो वहां पर फेराडेज लॉ लगता है। क्योंकि फेराडेज ही था जिसने हमें बताया था कि बाय चेंजिंग इन करंट या बाय चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो यहाँ पर आप फेराडेज लॉ को जरूर लगाएंगे, क्योंकि उसको हम नहीं भूल सकते इस जगह पर, क्योंकि ये सारा काम उसी की वजह से हो रहा है। तो इसी वजह से हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ वी नो EMF इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये फार्मूला हमने फेराडेज लॉ और लेंज लॉ वाले फार्मूलाज के अंदर या लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ाया है। वहां पर हमने ये भी समझाया है कि ये जो हम साइन माइनस की देते हैं, ये हम क्यों देते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे या आपको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, तो वो लेक्चर जरूर देखें, आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस हो गई मेन। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में करेंगे डिवाइड, ताकि हमें एक फाइनल इक्वेशन मिल सके जो सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल को और ईएमएफ को दोनों का रिलेशन हमें बता सके। तो जब आपने इक्वेशन 2 को डिवाइड किया इक्वेशन 1 के साथ, तो इक्वेशन 2 की ईएमएफ इक्वेशन 1 की एल डिवाइड हो गई, इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन फाई ओवर आई। जब आप डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये जो आपके पास टर्म होता है, आप इसकी जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से आप उनको ट्रांसपोज करते हैं, आप उनको एक्सचेंज करते हैं। यानी ये जो आई डिनोमिनेटर की थी वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, ये जो एन फाई न्यूमरेटर की थी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और ऐसे उलट करने से डिवाइड की जगह पर आप मल्टीप्लाई की साइन दे सकते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास न्यूमरेटर एन फाई है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये एन फाई है, ये एन फाई और ये एन फाई आपस में एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो बाकी आपके पास बचेगा आई
ओवर डेल्टा टी या आई अपॉन डेल्टा टी। तो आई अपॉन डेल्टा टी ये आपके पास है। अब यहां पर अगर आप देखें तो एप्सिलॉन और ईएमएफ डिवाइडेड बाय एल आपके पास है। जब ये आपके पास डिवाइड वाली एल बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई की। तो ईएमएफ इज इक्वल माइनस एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ये आपके पास ईएमएफ का फार्मूला है सेल्फ इंडक्शन वाली इक्वेशन के अंदर या सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक के अंदर। अब हम समझेंगे कि भाई इसके अंदर जो इसका यूनिट बनेगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल का जो कि हेनरी है वो कैसे बनता है, और यहां से जो बैक ईएमएफ है हम उसको क्यों कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, ये चीजें अब हम समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी जो फार्मूला ड्राइव किया वो ये फार्मूला है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डेल्टा आई अपॉन टी। अब ये जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला है, इसी वजह से हमने लिखा है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो शो कर रही है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। अब ये इक्वेशन हमें ये भी बता रही है कि ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यानी डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होता है तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसी चीज को हम इस इक्वेशन में से निकाल कर ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अगर कहीं पर भी आपको ऐसे लिखाई दिखाई दे तो इसका मतलब ये चीज इस इक्वेशन में से निकली है या इसी इक्वेशन में से ये भी बन सकती है। दूसरी चीज हम इस फार्मूले से ये निकालते हैं कि भाई अगर मुझे सिर्फ इंडक्टेंस का फार्मूला चाहिए या कांस्टेंट एल का फार्मूला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी फार्मूले को रीअरेंज करूंगा। अगर मुझे एल का फार्मूला चाहिए तो ये जो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इस एल के साथ, ये पूरा टर्म इस एल के साथ मल्टीप्लाई में है। जब बराबर की दूसरी साइड चला जाएगा तो वो ईएमएफ के डिवाइड में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ईएमएफ अपॉन डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है ईएमएफ ओवर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन को या सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम डेफिनेशन लें, कांस्टेंट की अगर हम डेफिनेशन लें तो हम यहां से बनाएंगे सेल्फ इंडक्टेंस एल इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यानी आप इस इक्वेशन से मुख्तलिफ चीजें निकाल सकते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज मुख्तलिफ डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर ये जो आपके पास इक्वेशन में नेगेटिव साइन है, ये साइन हमने लेंजला वाले फार्मूले में काफी डिटेल के साथ डिस्कस की थी। मैं यहाँ पर ब्रीफ लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर फिर भी अगर इस नेगेटिव साइन के बुनियाद से आप समझना चाहते हैं तो वो हमारा लेंजला वाला टॉपिक जरूर सुने। और जिन स्टूडेंट्स ने देख के यहाँ पर आए होंगे तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ उनको कोई भी इस नेगेटिव को देख के मसला नहीं हो रहा होगा, वो कहेंगे ये आम बात है। अब यहाँ पर यह जो नेगेटिव साइन है जो हमारे इक्वेशन ए के अंदर शो कही है वो हमें बता रही है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा हमेशा अपोज करती है द काज दैट प्रोड्यूसेस इट। देखें, हमने लेंजला के अंदर ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस करती है करंट को कॉइल के अंदर। जो करंट कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है वो करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड और उस चेनिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो आपस में रिवर्स होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो अगर आप इसी सेम डेफिनेशन को ग्राफिकली पिक्चर्सकली और स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो हमारे लेंसला के अंदर जरूर जाएं, वहां हमने इस चीज को आराम से जो है वो क्लियर किया है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि दिस माइनस साइन इज ड्यू टू द लेंस लॉ, दिस माइनस साइन इज ड्यू टू द फेराडेज लॉ, या दिस माइनस साइन इज ड्यू टू द ईएमएफ अपोजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन चीजें आप कह सकते हैं। उसके बाद हम अगर ये बात कह रहे हैं कि ये माइनस साइन हमें ये बता रही है कि भाई जो ईएमएफ है वो हमेशा अपोज करती है उस काज को जिसने उसको प्रोड्यूस किया। अगर हम ये डेफिनेशन इस माइनस की ले रहे हैं तो इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहेंगे। बैक ईएमएफ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसको अपोज भी कर रही है। मैंने इसी वीडियो के अंदर ये भी बताया कि भाई जब ओरिजिनल करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, ओरिजिनल करंट में जब करंट में चेंजेस आई, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आई तो एक नया करंट इंड्यूस हो गया
उस नए करंट का जो डायरेक्शन होगा वो उसके रिवर्स होगा, उसके उलट होगा। यानी ये ईएमएफ अगर सीधा जा रही है, जो ईएमएफ अब नई बनी है उसका डायरेक्शन फिर इस तरफ होगा, तो यानी कि उसका डायरेक्शन फिर बैक ईएमएफ कहलाया जाएगा, क्योंकि फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। अब ये जो आपके पास बैक ईएमएफ है, ये हमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर मिलती है। यहां तक जो छोटी छोटी चीजें हमें इक्वेशन से मिलनी थी वो आपको समझ आ चुकी। अब हम जो है इस चीज को देखते हैं कि भाई ड्यू टू दिस फेनोमेना, सेल्फ इंडक्टेंस का जो ये फेनोमेना है, जो आपके पास एक कॉइल ऑफ द वायर होती है, इनको हम नाम देते हैं इंडक्टर्स। अब देखिए इंडक्टर्स जो लफ्ज है वो निकला है इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट से। यानी कि जब आपके पास ऐसी जब आपके पास कॉइल्स होती हैं और इनमें करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने से इनके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस होती है। इसी वजह से इस किस्म की वायर्स का नाम पड़ गया इंडक्टर्स, यानी ऐसी चीजें जो इंडक्टेंस करवाने का सबब बने। अब यहाँ पर आपके पास जो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस है वो हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस जो एसआई यूनिट है वो है हेनरी। यहाँ पर एक और एडिशनल चीज जो मुख्तलिफ टीचर्स नहीं बताते लेक्चर्स में, लेक्चर की एक फ्लो की वजह से, वो मैं यहाँ आपको एडिशनल बात कह सकता हूँ कि भाई जो भी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट हो, उन सब की जो सिंबल होगी यूनिट की वो कैपिटल होगी। मिसाल के तौर पर हेनरी जो यूनिट की सिंबल है वो हेनरी साइंसदान के नाम पर पड़ा है। न्यूटन जो सिंबल है यूनिट की वो न्यूटन साइंसदान के नाम पर पड़ा है। इन द सेम वे कोई भी यूनिट जो किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम के पीछे पड़ा हुआ होगा, उस यूनिट की जो सिंबल होगी वो कैपिटल होगी हमेशा। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, जैसे एम्पेयर है, एम्पेयर की ए कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये किसी न किसी बंदे के नाम के पीछे है। इन द सेम वे अगर आप देखें आपके पास कुछ दूसरे यूनिट्स हैं, जिस तरह मिसाल पर ग्राम है, ग्राम की जो सिंबल है वो छोटी है जी, वो इस वजह से क्योंकि ग्राम किसी बंदे का नाम नहीं है। तो हेनरी आपके पास जो सिंबल है सेल्फ इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की या इंडक्टेंस की, वो हमेशा कैपिटल एच के साथ जाहिर की जाती है। अब ये जो हेनरी है खुद, ये किसके बराबर है? इसी वजह से हमने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पर जो ये इंडक्टेंस का फार्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का, हम इस फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं, ईएमएफ अपॉन रेशो ऑफ चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पर आपने ये तो बात समझ ली कि भाई इंडक्टर्स का जो यूनिट है वो हेनरी है। बाकी जो ईएमएफ है, ईएमएफ को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ईएमएफ को हम वोल्ट भी कहते हैं, जो करंट को इंड्यूस करवाने का सबब बनती है। इसी वजह से ईएमएफ का भी यूनिट वही होगा जो वोल्टेज का यूनिट होगा। इसी वजह से ईएमएफ का यूनिट आपके पास है वोल्ट, और डेल्टा आई यानी करंट एम्पेयर, और डेल्टा टी यानी सेकंड। तो आपके पास जो हेनरी का यूनिट हो गया वो हो गया वोल्ट अपॉन एम्पेयर पर सेकंड। अब आपके पास अगर ये यूनिट है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 हेनरी इज इक्वल 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर इंटू 1 एम्पेयर पर सेकेंड। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन मालूम करना चाहें या कहीं पर 1 हेनरी को डिफाइन करने का कहा जाए, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई 1 हेनरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन अ सर्किट, जब आपके पास करंट 1 एम्पेयर का इसमें से गुजरे और 1 एम्पेयर का करंट इसमें से यहां तक 1 सेकंड ले, तो उस टाइम जो इस कॉइल के अंदर वोल्टेज अगर इंड्यूस 1 वोल्ट हो, तो फिर हम कहेंगे कि भाई यहां पर जो इंडक्टेंस हुई है वो 1 हेनरी हुई है। आप इसको दोबारा समझे, अगर करंट इस कॉइल में से 1 एम्पेयर गुजरे और 1 एम्पेयर गुजरने में टाइम 1 सेकंड लगे, और उस टाइम इस कंडक्टर के अराउंड 1 वोल्टेज या 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो, फिर हम कहेंगे कि ये जो इंडक्टेंस हुई वो 1 हेनरी के बराबर है। अब हम चलेंगे इसके बाद, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड और एनर्जी स्टोर्ड इन सेल्फ इंडक्टर्स कैसे होती है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। वो भी उसके अंदर भी इक्वेशन है इंतहाई आसान तरीके के साथ। आप जो है उस वीडियो में भी जरूर आ जाएं, ताकि हम वहां पर इन चीजों को समझ सकें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।